हमने अलग अलग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ लिया है। हमें पता है कि स्क्वायर क्या होते हैं, रेक्टेंगल्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने रोम्बस के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि पैरेललोग्राम क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने दो शेप्स और पढ़ी है जो कि है एक ट्रेपीजियम और काइट। तो इन सब शेप के बारे में अब हमें काफी सारा आइडिया है। तो अब हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। उनके अंदर उस एक्सरसाइज के अंदर यही सारी शेप्स यूज होंगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे स्टार्ट। इसके अंदर हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, मतलब कि सारे रेक्टेंगल स्क्वायर भी होते हैं। तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए और उसके सभी एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए, तब वो रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो जैसे कि ये एक रेक्टेंगल है और स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन होती है कि उसकी एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। मतलब 90 डिग्री के एंगल तो होनी चाहिए सारे के सारे, साथ में उसकी एडजेसेंट साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो लेट से हमारे पास कोई रेक्टेंगल है जिसमें ये साइड है 1 सेंटीमीटर, ये साइड है 4 सेंटीमीटर। तो अब ये है तो एक रेक्टेंगल, बट क्या ये एक स्क्वायर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं है ना। 1 इज नॉट इक्वल टू 4। ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका आंसर होगा फॉल्स। अगर स्टेटमेंट उल्टा होता कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, तो हाँ, सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल के लिए ये चाहिए होता है ना कि अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। तो देखो, स्क्वायर के अंदर भी अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और सारे एंगल 90 डिग्री हैं। तो सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, यानी कि सभी रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। तो रोम्बस क्या होते हैं? स्क्वायर जैसे ही होते हैं, बस इसके एंगल 90 डिग्री नहीं होते। बाकी सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर वाली होती है, मतलब कि इसकी सारी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी और इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। बस इसके एंगल कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री होंगे। और पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम के अंदर ये कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। मतलब कि ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए और ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए। तो ये कंडीशन होती है पैरेललोग्राम की। ठीक है, अब देखो कि ये रोम्बस है और ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन हो गई कि अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो रोम्बस की भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। साथ में पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। तो रोम्बस की भी अपोजिट साइड पैरेलल है। जैसे ये है ए बी सी डी, तो देखो ए बी इक्वल है सी डी के, साथ में ए डी इक्वल है बी सी के, और ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी पैरेलल है बी सी के। तो ये सारी कंडीशन पैरेललोग्राम के लिए भी ट्रू है और रोम्बस के लिए भी ट्रू है। तो इसका मतलब सभी रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। बट अगर क्वेश्चन उल्टा होता कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर रोम्बस, तो ऐसा नहीं होता कि सारे पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होते, बट सभी रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। तो इसका आंसर आएगा ट्रू, सभी रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है कि सभी स्क्वायर रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे रोम्बस से और रेक्टेंगल से। तो पहले रोम्बस से कंपेयर करते हैं। रोम्बस के लिए क्या मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि उसकी सारी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। तो स्क्वायर भी ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। देखो, इसकी सारी एडजेसेंट साइड इक्वल है और अपोजिट साइड्स पैरेलल है ना। रोम्बस की कंडीशन होगी, अगर ये ए बी सी डी है तो ए बी शुड बी इक्वल टू बी सी, शुड बी इक्वल टू सी डी, शुड बी इक्वल टू ए डी। तो एक कंडीशन तो ये होती है रोम्बस की, और सेकंड कंडीशन होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। मतलब कि ए बी शुड बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी शुड बी पैरेलल टू ए डी। तो ये दोनों कंडीशन स्क्वायर भी फुलफिल करता है। इसका मतलब स्क्वायर भी एक रोम्बस होता है। तो जो इसके अंदर दो चीजें लिखी हुई है ना, स्क्वायर्स आर रोम्बस, तो फर्स्ट पार्ट तो ट्रू है। अब हम चेक करेंगे कि क्या स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है। तो इसके लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ए बी सी डी। तो रेक्टेंगल की क्या कंडीशन होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए
और सभी एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है ना, ए बी इक्वल है डीसी के और ए डी इक्वल है बीसी के। तो फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो गई। और सेकंड कंडीशन क्या होती है रेक्टेंगल की, कि सभी एंगल होने चाहिए 90 डिग्री। तो स्क्वायर के अंदर भी सारे एंगल होते हैं 90 डिग्री, तो इसका मतलब स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, सारे स्क्वायर रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। अब डी स्टेटमेंट है, इसमें लिखा हुआ है कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, मतलब कि जो स्क्वायर होते हैं वो पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। हम चेक करेंगे पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है, कि एक तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए। यानी कि अगर इसका नाम है ए बी सी डी, तो ए बी शुड बी पैरेलल टू डी सी और ए डी शुड बी पैरेलल टू बी सी। साथ में ए बी इक्वल होना चाहिए डी सी के और ए डी इक्वल होना चाहिए बी सी के। तो ये कंडीशन होती है पैरेललोग्राम की। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या स्क्वायर ये कंडीशन फुलफिल करता है। तो ये है स्क्वायर ए बी सी डी। ए बी और डी सी ये दोनों पैरेलल होंगी, हाँ, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये साइड और ये साइड पैरेलल होंगी। ए डी और बी सी ये दोनों साइड में पैरेलल होंगी। साथ में ए बी इज इक्वल टू डी सी, हाँ, ए बी डी सी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है। तो ए डी बी सी के इक्वल है। तो स्क्वायर है वो सारी प्रॉपर्टी फुलफिल करता है पैरेललोग्राम की, सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है पैरेललोग्राम के। तो इसका मतलब सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम भी होते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, बट अभी हमने चेक किया तो हमें पता चला कि सभी स्क्वायर तो पैरेललोग्राम होते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। इसलिए ये स्टेटमेंट है फॉल्स। अब इसका फिफ्थ पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है ऑल काइट्स आर रोम्बस। तो एक काइट हम ड्रॉ करेंगे। काइट कुछ ऐसी होती है, मतलब कि ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी। इसे हम बोलेंगे एक काइट। इसका नाम है ए बी सी डी। तो काइट की कंडीशन होती है कि ए बी शुड बी इक्वल टू बी सी एंड सी डी शुड बी इक्वल टू डी ए। तो ये कंडीशन होती है काइट की, ठीक है। इसके बाद हम चेक करेंगे रोम्बस। तो रोम्बस कुछ ऐसा होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसकी सारी साइड इक्वल होंगी। मतलब ए बी शुड बी इक्वल टू बी सी शुड बी इक्वल टू सी डी शुड बी इक्वल टू ए डी। तो ये चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। मगर काइट के अंदर क्या है, काइट के अंदर तो सिर्फ ये दो साइड इक्वल है और ये दो साइड इक्वल है, बट ये दोनों साइड इक्वल नहीं है। मतलब बी सी इज नॉट इक्वल टू सी डी। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल हो। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, बट रोम्बस के अंदर तो चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब सभी काइट रोम्बस नहीं होती है। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि सभी काइट रोम्बस नहीं होती हैं। अब नेक्स्ट लाइन है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ऑल रोम्बसेस आर काइट, मतलब कि सारे रोम्बस काइट होते हैं। तो हम रोम्बस ड्रॉ करेंगे, ए बी सी डी, और एक काइट ड्रॉ करते हैं। और हम चेक करेंगे कि क्या ये रोम्बस इस काइट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको हम नेम देंगे ए बी सी डी। काइट की क्या कंडीशन होती है कि ये साइड इस साइड की इक्वल होनी चाहिए और ये साइड इस साइड के इक्वल होनी चाहिए। काइट की बस ये कंडीशन होती है, यानी कि ए बी शुड बी इक्वल टू ए डी और बी सी शुड बी इक्वल टू सी डी। ये दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए। अब हम चेक करेंगे कि क्या रोम्बस में भी ऐसा कुछ होता है। तो हमें पता है कि रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है। मतलब ए बी इक्वल होगा बी सी के, इक्वल होगा सी डी के, और वो इक्वल होगा ए डी के। तो इसमें तो चारों साइड इक्वल है। तो अगर चारों साइड इक्वल है यानी कि ये दोनों कंडीशन भी ट्रू होगी। देखो, ए बी विल बी इक्वल टू ए डी एंड बी सी विल बी इक्वल टू सी डी। तो कोई भी रोम्बस ये दो कंडीशन फुलफिल करेगा। तो इसका मतलब सभी रोम्बस काइट होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। फर्स्ट क्वेश्चन के जी पार्ट के अंदर है ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, मतलब सभी पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम होते हैं। ठीक है, तो एक ट्रेपीजियम की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ट्रेपीजियम सिंपली ऐसा होता है कि उसकी दो साइड पैरेलल होनी चाहिए। मतलब अगर ये ट्रेपीजियम है ए बी सी डी,
तो ए बी पैरेलल होनी चाहिए डीसी के। उस केस के अंदर ये ट्रेपीजियम होगा। तो हम चेक करेंगे कि क्या पैरेललोग्राम के अंदर ऐसा होता है। तो हाँ, पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, मतलब ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये साइड इसके पैरेलल होगी। तो हाँ, ए बी पैरेलल होगा सी डी के। इसका मतलब ये पैरेललोग्राम एक ट्रेपीजियम भी होगा। तो हाँ, इसका आंसर होगा ट्रू। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम्स। एच पार्ट के अंदर पूछा हुआ है हमसे कि क्या सभी स्क्वायर ट्रेपीजियम होते हैं। तो ये एक स्क्वायर है और इधर हम एक ड्रॉ करेंगे ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम के अंदर ये कंडीशन होती है कि उसकी अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, मतलब कोई सी भी दो अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, यानी कि ए बी शुड बी पैरेलल टू सी डी। ये कंडीशन होनी चाहिए। और अब ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर तो दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है ना, ए बी सी डी। तो स्क्वायर के अंदर क्या होगा, ए बी पैरेलल होगी सी डी के और ए डी पैरेलल होगी बी सी के। तो ठीक है, तो ये वाली कंडीशन स्क्वायर भी फुलफिल करता है। इसका मतलब सभी स्क्वायर ट्रेपीजियम होंगे। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें बताने हैं वो सभी क्वाड्रिलेटरल। तो उसका फर्स्ट पार्ट है कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, मतलब कि कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। तो ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हो सकते हैं। तो हमें पता है कि देखो, एक तो स्क्वायर होता है जिसकी सभी साइड इक्वल होती है ना। कोई स्क्वायर है ए बी सी डी, तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। साथ साथ एक शेप होती है रोम्बस, इसके अंदर भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो रोम्बस और स्क्वायर दो ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिनकी सभी साइड इक्वल होती है। तो इसका आंसर आएगा कि रोम्बस और स्क्वायर, ये दो ऐसी शेप है जिनकी चारों साइड इक्वल होती हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसमें पूछा हुआ है कि हमें वो क्वाड्रिलेटरल आइडेंटिफाई करने हैं जिनके चारों एंगल राइट एंगल हों। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी शेप होती है जिनके सभी एंगल राइट एंगल होते हैं। तो हमें पता है एक तो स्क्वायर होता है जिसके सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और दूसरी शेप होती है रेक्टेंगल, इसके भी सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो इसका आंसर होगा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि हमें एक्सप्लेन करना है हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। इसका फर्स्ट पार्ट है कि हमें बताना है कि कैसे एक स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ठीक है, ये एक स्क्वायर है और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि ऐसी कोई भी शेप जिसकी चार साइड हो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो एक स्क्वायर होता है, उसकी चार साइड होती है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको इसके आंसर में ये लिखना पड़ेगा, बिकॉज स्क्वायर हैव फोर साइड्स देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि स्क्वायर की चार साइड होती है इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल है। थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी होता है। ठीक है, तो ये है एक स्क्वायर और ये होगा एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर भी यही होगा, स्क्वायर के अंदर भी अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है। तो इसका मतलब स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होगा। फिर हम इसका आंसर लिखेंगे कि बिकॉज स्क्वायर्स हैव opposite sides equal and parallel, therefore squares are also parallelogram। क्योंकि स्क्वायर की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, इसलिए स्क्वायर पैरेललोग्राम भी होते हैं। इसके थर्ड पार्ट में हमें बताना है कि कैसे एक स्क्वायर एक रोम्बस भी होता है। तो हम यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे स्क्वायर और हम एक ड्रॉ करेंगे रोम्बस। तो रोम्बस की क्या कंडीशन होती है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए और अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए। तो अगर इसका नाम है ए बी सी डी, तो ए बी इक्वल होना चाहिए बी सी के, विच शुड बी इक्वल टू सी डी एंड दैट शुड बी इक्वल टू ए डी। चारों साइड इक्वल होनी चाहिए और अपोजिट साइड्स
पैरेलल होनी चाहिए। तो स्क्वायर है, स्क्वायर भी ये सारी कंडीशन को फुलफिल करता है। तो हम लिखेंगे अपने आंसर में बिकॉज स्क्वायर्स हैव ऑल साइड्स इक्वल एंड opposite sides parallel, therefore squares are also rhombus। क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है और इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो इसलिए स्क्वायर रोम्बस भी होता है। अब इसके फोर्थ पार्ट में हमें बताना है कि कैसे एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है। तो ये है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या क्या कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और सभी एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए। तो हम स्क्वायर को चेक करेंगे। स्क्वायर के अंदर क्या होता है, देखो स्क्वायर के अंदर भी सारे एंगल राइट एंगल हैं और उसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल है। चारों साइड इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो इसका मतलब स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है। तो हम अपने आंसर में लिखेंगे बिकॉज स्क्वायर्स हैव इक्वल opposite sides and its all angles are right angle, therefore squares are also rectangles। क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल है और उसके सभी एंगल राइट एंगल है, इसलिए स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें वो सभी क्वाड्रिलेटरल बताने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है जिनकी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। तो ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनकी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। तो हमने पढ़ा था कि स्क्वायर होता है, स्क्वायर की डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। रेक्टेंगल होता है, उसकी डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। रोम्बस होता है, इसकी डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। और पैरेललोग्राम, इसकी डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। तो इसके आंसर में आ जाएंगे 4 शेप्स। कौन कौन सी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम। इन सभी क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। तो इसका आंसर होगा स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम्स। फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में है कि हमें बताना है कि ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जिनकी डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। मतलब कि अगर मैं ऐसे 2 डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूं तो वो परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए एक दूसरे के और एक दूसरे को वो बाइसेक्ट भी करे। तो ऐसी कौन कौन सी शेप्स होती है। तो हमने पढ़ा था कि ऐसा होता है एक तो स्क्वायर में स्क्वायर की डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, मतलब कि मीट करती है 90 डिग्री पे और वो इक्वली डिवाइड करती है। और साथ साथ रोम्बस भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। तो इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर एंड रोम्बस। ये 2 शेप ऐसी है जिनकी डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। अब फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमसे पूछा हुआ है कि ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जिनकी डायगोनल्स इक्वल होती हैं। तो ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनकी डायगोनल इक्वल होती है। एक तो होता है स्क्वायर, स्क्वायर की दोनों डायगोनल होती है इक्वल। और एक होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की भी दोनों डायगोनल इक्वल होती है। पैरेललोग्राम और रोम्बस होते हैं ना, इनकी डायगोनल इक्वल नहीं होती है। ठीक है, रोम्बस या फिर पैरेललोग्राम, इनकी डायगोनल इक्वल नहीं होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे एक रेक्टेंगल एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है। तो पहले तो हम जानेंगे कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ये देखो, कोई ऐसी शेप होती है जिसकी अगर हम डायगोनल्स ड्रॉ करें
तो उस शेप के अंदर ही हो, मतलब रेक्टेंगल के अंदर ही आ रही ना इसकी दोनों डायगोनल, तो ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। इसका अपोजिट होता है कनकेव क्वाड्रिलेटरल। ये कुछ ऐसी शेप होगी, मतलब इस टाइप की, कैसे भी शेप हो सकती है, ऐसे या फिर ऐसे, तो ये इस टाइप की शेप्स होती हैं। अब इसकी क्या कंडीशन होगी, मतलब इसके अंदर अगर हम डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे ना, जैसे एक डायगोनल हमने ये ड्रॉ करी, दूसरी डायगोनल क्या होगी, ये साइड और इस साइड को हम ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगी। तो देखो इसकी जो ये वाली डायगोनल है वो इस शेप के बाहर लाई कर रही है, तो ये एक कनकेव क्वाड्रिलेटरल है। बट कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऐसा नहीं होता, उसके अंदर जितनी भी उसकी डायगोनल होगी वो उसके अंदर ही लाई करेगी। तो ये होते हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आप एक और तरीके से समझ सकते हो, कोई कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा ना, उसके जो एंगल होंगे वो हमेशा, जैसे ये एक्स एंगल है तो जो एंगल होगा वो हमेशा 180 डिग्री से छोटा होगा। बट कनकेव होता है, जैसे ये शेप थी, तो उसके अंदर ये एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। तो अगर एक भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा है तो वो कनकेव होगा, अदरवाइज वो कन्वेक्स होगा। तो हमें क्वेश्चन के अंदर बताना है कि कैसे एक रेक्टेंगल एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो उसके लिए हम एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे और उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ये एक रेक्टेंगल है, अब इसकी देखो डायगोनल्स है वो इसके अंदर ही लाई कर रही है, इसका मतलब ये एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। या फिर आप दूसरे अप्रोच से भी देख सकते हो कि इसके सारे एंगल है जिनकी वैल्यू है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इज लेस देन 180 डिग्री, तो इसके सभी एंगल 180 डिग्री से छोटे हैं, इसका मतलब रेक्टेंगल एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें एक एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, एबीसी, और इसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि जो एंगल है 90 डिग्री उसके अपोजिट जो साइड है उसका मिड पॉइंट है ओ। तो ये 90 डिग्री एंगल है, इसकी अपोजिट साइड है एसी और ओ है इसका मिड पॉइंट। अब हमें एक्सप्लेन करना है कि वाई ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी, मतलब हमें ये चीज प्रूव करनी है कि हमें ये चीज प्रूव करनी है कि ए ओ इक्वल है सी ओ और इक्वल है बी ओ, मतलब ये तीनों साइड इक्वल है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हम इसको एक रेक्टेंगल बना लेंगे। कैसे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एडी जो कि पैरेलल है बीसी के। तो हम यहां पे लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन एडी पैरेलल टू बीसी। फिर उसके बाद हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे एंड एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे डीसी जो कि पैरेलल होनी चाहिए ए बी के। तो हम ऐसे दो लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। अब इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है, तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल, तो ये एंगल भी 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम इक्वल होता है 180 डिग्री के। मतलब अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो एंगल सी इक्वल हो जाएगा 180 माइनस एंगल बी जो कि है 90 डिग्री, यानी कि एंगल सी भी इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब इसके सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। तो अब ये क्या फिगर बन गई, ये एक रेक्टेंगल बन गया। क्यों, क्योंकि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी एंड इक्वल्स टू एंगल डी जिनकी वैल्यू है 90 डिग्री, और इसके बाद AD पैरेलल है BC के और DC पैरेलल है AB के। तो ये एक पैरेललोग्राम है जिसके सभी एंगल 90 डिग्री हैं, तो ये बन गया एक रेक्टेंगल। तो देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ABCD एक रेक्टेंगल है। तो BD और AC ये क्या होगी, ये होगी इसकी डायगोनल, इस रेक्टेंगल की ये दोनों होंगी डायगोनल्स। ठीक है, अब हमें पता है कि रेक्टेंगल की जो डायगोनल होती है वो जहां पे मीट करती है, मतलब वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, मतलब कि OB इक्वल होगी OC के, इक्वल होगी OD के, इक्वल होगी OA के। तो ये जो चारों साइड है ये इक्वल हो जाएंगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। तो क्वेश्चन के अंदर भी हमें यही चीज प्रूव करनी थी कि ये जो तीन साइड्स है, मतलब A, B और C, ये O से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब AO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू BO। तो ये चीज हमने यहां पे प्रूव कर दी। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गई और साथ साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो
और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।